नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, अगर कोई सिविल सर्वेंट है, सीनियर अधिकारी है, आईएएस है, आईपीएस है, वह मूर्खानंद, घोंगा बसंत, ढपोल शंख साबित नहीं होगा। वह अपना जमीर नहीं बेचेगा, सत्ता के चरणों में नतमस्तक नहीं हो जाएगा। इसकी कोई गारंटी अपने देश में ले नहीं सकता, क्योंकि हमने लगातार बीते सालों में 78 सालों में ऐसा देखा है। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्वेंट्स, सीनियर अधिकारी, उच्चाधिकारी सत्ता के चरणों में नतमस्तक होते दिखे। जहां तक जन प्रतिनिधि का सवाल है, वह 5 साल के लिए चुना जाता है और सरकारी नौकरी में कोई भी व्यक्ति लंबे समय के लिए रह सकता है। यह ड्यूरेशन 35-40 साल से भी ज्यादा हो सकती है। देसी जेम्स बॉन्ड का उदाहरण हमारे सामने है। कई अधिकारी मोदी के दौर में लंबे समय से पदों पर टिके रहे हैं, मगर जहां तक किसी व्यवसायी का सवाल है, प्राइवेट नौकरी में किसी व्यक्ति के होने का सवाल है, उसका टिके रहना उसकी काबिलियत पर निर्भर करता है। वह व्यवसाय में अच्छा करेगा, नहीं करेगा, यह उसकी परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। मगर सरकारी नौकरी में ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता। आप एक बार चुन लिए जाते हैं तो हमेशा के लिए चुने रहते हैं। ज्ञानेश कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमें ज्ञान देता है कि मैं अपने देश की बहन बेटियों के पोलिंग के समय के वीडियो दे नहीं सकता। यह उनकी निजता का सवाल है, इससे उनकी निजता भंग होगी। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। देश के जाने माने पत्रकार, चिंताकार अजीत अंजुम 22 घंटे पहले लगभग एक वीडियो लेकर के आते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव का। इस चुनाव की पोलिंग के दौरान हम लगातार कई सांसदों को, महिला सांसदों को वोट डालते हुए देखते हैं। कंगना, अंगना और तमाम दलों की सांसद हमें वोट कास्ट करते हुए दिखलाई देती हैं। इनके वीडियो कैसे बाहर आ गए, यह हमें सोशल मीडिया पर, गोदी मीडिया पर, आजाद मीडिया पर कैसे दिखलाई पड़ रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जीत भी गए, उपराष्ट्रपति भी बन गए, लेकिन कल देर शाम से लगातार कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की तस्वीरें, राज्यसभा और लोकसभा की महिला सांसदों की तस्वीरें जो वोटिंग कर रही हैं, और उन तस्वीरों के साथ यह सवाल पूछा जा रहा है देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से कि आप कहां हैं? आप तो कहते थे कि माताओं, बहनों, बेटियों की तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज दिया जा सकता है क्या?
इतने चिंतित थे कि आप वोटिंग करने वाली महिलाओं, माताओं, बहनों की तस्वीरों को उनकी प्राइवेसी से जोड़ रहे थे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से सबूत के तौर पर वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज मांगे गए थे। आर ली थी ज्ञानेश गुप्ता ने माताओं, बहनों, बेटियों, बहुओं की। लेकिन कल उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान के दौरान ऐसी तस्वीरें खींची जा रही थी, खिंचवाई जा रही थी और वायरल हो रही थी। ज्ञानेश कुमार कहां है? क्या उसे अब महिला सांसदों की निजता की कोई चिंता नहीं है? ज्ञानेश कुमार नेता प्रतिपक्ष को भी ज्ञान दे चुका है कि अगर उन्हें चुनाव आयोग से सूचनाएं चाहिए, उन्हें चुनाव आयोग के कार्यकलापों पर कोई सवाल हैं, तो वो एक एफिडेविट दें। हमारे देश के पूर्व 3 चुनाव आयुक्तों ने राहुल के पक्ष को सही ढंग से रखा है। उन्होंने बतलाया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को किसी भी एफिडेविट देने की चुनाव आयोग को आवश्यकता नहीं है। यह चुनाव आयोग का, ज्ञानेश कुमार का कर्तव्य है कि वह नेता प्रतिपक्ष को, विपक्ष को, देश को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ सूचना देने का काम करे। अगर कोई आरटीआई के जरिए पूछना चाहता है, किसी मंच से चुनाव आयोग की कारगुजारियों पर सवाल करता है, तो उसके जवाब चुनाव आयोग से मिलने चाहिए। मगर आज का चुनाव आयोग जो इम्यूनिटी पा चुका है, जिसके खिलाफ एफआईआर नहीं करी जा सकती, मोदी ने उसे इम्यूनिटी दे दी है एक कानून के जरिए। वो कानून से ऊपर हो गया है और किसी भी लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के जिंदा होने की गारंटी होते हैं। परंतु हमारे देश में जो आज की सत्ता है, जो कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस में, फ्रांस में घटित हो रहा है, जन क्रांतियां दिखलाई पड़ रही हैं। यह सत्ता उन जन क्रांतियों से, उन असंतोषों के स्वरों से ना तो सीखने के लिए तैयार है, ना ही सुनने के लिए तैयार है। इनके तमाम कथित नेता, वो चाहे सम्राट चौधरी हो बिहार का, या कोई बिहार बंगाल का, माफ करिए, बीजेपी का नेता हो, अनर्गल बातें करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सम्राट चौधरी तो यहां तक कह रहा है कि कांग्रेस ने अगर नेपाल को भारत में मिला लिया होता तो नेपाल में जो कुछ घटित हुआ है वो ना हुआ होता। कितने बुद्धिमान लोग हैं। और बंगाल का जो भाजपा नेता है वो ये कह रहा है कि अगर बंगाल में नेपाल जैसी जन क्रांति होती है तो हम उस जन क्रांति का साथ देंगे। इन कथित नेताओं को बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। संघ और बीजेपी, भगवा ब्रिगेड अखंड भारत की बात बहुत करते हैं, मगर जो देश में मुसलमान हैं, ईसाई हैं, या जो मोदी सरकार की आलोचना करते हैं, ये मोदी सरकार को, भगवा ब्रिगेड को बर्दाश्त नहीं होते, ना ही संघ को। ऐसे में ये अखंड भारत का सपना यूं ही क्यों बेचने में लगे हैं? क्या अफगानिस्तान के तालिबान हमें स्वीकार होंगे? क्या पाकिस्तान के मुसलमान हमें स्वीकार होंगे? चलिए, मुझे तो हो जाएंगे। मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं, संविधान में विश्वास करता हूं, मगर जो भगवा ब्रिगेड है वो अखंड भारत की बात कितनी भी करें, मगर उन्हें दूसरे धर्मों के लोग जो भारत में थोड़े से हैं, 20% होंगे, 25 होंगे, वो बर्दाश्त नहीं है। तो ये अखंड भारत में अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, म्यांमार के
लोग कैसे बर्दाश्त होंगे जो लगभग दूसरे धर्मों के हैं? तो भाषणबाजी इस देश में चलती रहेगी, देश के भोले भाले वोटरों को मूर्ख बनाया जाता रहेगा और ज्ञानेश कुमार अपना ज्ञान पेलता रहेगा, क्योंकि उसके पीछे मोदी की सत्ता खड़ी है। मगर दोस्तों, जिस देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, अगर वोटर्स से वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाता है, चुनाव भारत जैसे महंगे हो जाते हैं, तो फिर लोकतंत्र कैसे बचा रहेगा? आज कोई भी आम आदमी चुनाव लड़ नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी ने, मोदी ने चुनावों को बहुत महंगा बना दिया है। कोई भी शख्स चुनाव लड़ने के लिए व्यक्तिगत तौर पर एक सीमा में खर्च कर सकता है, मगर केंद्रीय दल उस व्यक्ति पर कितना भी खर्च कर सकता है, पैसा पानी की तरह बहा सकता है। ऐसे में अगर कोई निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहे तो वो कैसे लड़ेगा? और जो आज विपक्षी दल हैं, जिनके पास पैसा नहीं है और बीजेपी के पास अकूत धन है, चुनावी बॉन्डों के जरिए बीजेपी को मोटा धन मिला है, उगाही हुई थी, वसूली हुई थी, आज भी होती होगी, क्योंकि मोदी ने लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं उनको दरका दिया है। आज किसी भी टेंडरिंग के लिए, किसी भी ठेका देने के लिए नियम बदल दिए गए हैं। कांग्रेस के टाइम में ऐसा नहीं होता था, वहां पर कुछ नियम कायदे हुआ करते थे, मगर जब नियम ही बदल दिए जाएं, नियमों में ऐसी ढिलाई दे दी जाए या ऐसी सख्ती कर दी जाए कि जो छोटी कंपनी है, आम शख्स है, वो टेंडर नहीं कर सकता, वो ठेका नहीं ले सकता, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है। देश में जो सिस्टम है वो अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए तैयार कर दिया गया है, और जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं चारों, उनकी हालत खराब है। तो दोस्तों, ज्ञानेश कुमार जैसे लोग अगर चुनाव आयोग में बने रहते हैं तो भारत में निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं होगा। और जो अड़ोस पड़ोस के देशों से, फ्रांस से आहट आ रही है, भारत में इस आहट का असर नहीं होगा, जबकि देश में जो युवा हैं, छात्र हैं, उनमें असंतोष बढ़ रहा हो। एसएससी का एग्जाम हो या दूसरी परीक्षाएं, उन्हें ठीक से नहीं कराया जा रहा है, पेपर लीक होते रहते हैं, सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया है। बिहार में प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में प्रदर्शन पहले हुआ, पुलिस के लाठीचार्ज के जरिए अगर असंतोष को इसी तरह दबाया जाता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भारत में भी एक जन क्रांति हमें दिखलाई पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।